के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बीएड टीटी वालों को कब मिलेगा इंसाफ। जी हाँ, बीएड टीटी के अभ्यर्थी पिछले 9 साल से आंदोलनरत हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुने। सरकार किसी की भी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 72,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई थी 2011 में और उसके बाद मायावती की सरकार चली गई। 2011 तक बसपा की सरकार थी, सरकार चली गई। 2012 में अखिलेश की सरकार आई, बहुमत की सरकार थी और उसमें भी 5 साल पूरे निकल गए, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, चाहे स्मृति ईरानी हो, योगी जी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो या महेंद्र जी हो, लगातार इन लोगों ने दावे किए और वादे किए कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको नौकरी ज़रूर देंगे। लेकिन अब 3.5 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा इन अभ्यर्थियों को न्याय। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि दरअसल ये मामला क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मुखर हुआ, तो वहीं मुद्दों पर योगी सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर मामले को ठंडा भी किया। लेकिन यूपी में बीएड टीईटी 2011 वाले अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और कोई नहीं है उन्हें इंसाफ दिलाने वाला। न्याय के नाम पर अगर मिलती है तो सिर्फ लाठी। नवंबर 2011 में तत्कालीन यूपी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया। विज्ञापन 72,825 पदों के लिए जारी किया गया था। 13 नवंबर 2011 को परीक्षा की तारीख तय की गई। परीक्षा के 4 दिन पहले आदेश जारी हुआ कि भर्ती को शैक्षिक गुणांक की जगह टीटी के प्राप्तांकों से पूरा किया जाएगा और अभ्यर्थी सिर्फ 5 जिलों में ही आवेदन कर सकते हैं, जिसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चुनाव हुए, सरकार बदल गई और नई सपा सरकार ने पुराने विज्ञापन को रद्द कर दिया और 7 दिसंबर 2012 को एक नया विज्ञापन सभी पदों के लिए जारी कर दिया। मामला सदन में गरमाया तो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी ने सदन में दोनों विज्ञापनों पर भर्ती करने का आश्वासन दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने पुराने विज्ञापन को भी सही मानते हुए उस पर भी नियुक्ति करने का आदेश दिया। इस बार सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नए विज्ञापन पर भर्ती की छूट सरकार को दी, लेकिन भर्ती पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। स्कूल में पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों की कमी है, लेकिन अटकी लटकी भर्ती के चलते अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। नौकरी के लिए परेशान अभ्यर्थी आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उम्र की अहारता को भी पार कर चुके हैं, जिसके चलते उनका सब्र अब जवाब दे चुका है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग की जल्द से जल्द पूर्ति करने के साथ नियुक्ति दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल और मुद्दा ये है कि आखिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भर्ती अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई। आखिर नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को अभी और कितना इंतजार करना होगा। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी आखिर कब समझेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, आखिर कब मिलेगा इन अभ्यर्थियों को न्याय, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है और हमें इस पर गर्व है।
लेकिन अगर इन युवाओं को रोजगार मिल जाए, इनके दो हाथ को काम मिल जाए, तो ये देश तरक्की कर सकता है और हम विकासशील देश से निकल के विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनको रोजगार देना होगा, चाहे किसी भी जगह पर रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो ये तरक्की करेंगे, इनका परिवार तरक्की करेगा और इसके साथ साथ में प्रदेश तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा। लेकिन पानी रुकता कहाँ है, ये सबसे बड़ी बात है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल है, मुझसे आपको रूबरू करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुकेश राजपूत जी आपका। कांग्रेस के पूर्व सांसद और 4 बार के विधायक हरेंद्र मलिक साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी। और हमारे साथ यहाँ 3 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजीव अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संरक्षक हैं BED-TT एसोसिएशन के। स्वागत है आपका राजीव अवस्थी जी। और हमारे साथ में सुनील यादव भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन के। और एक हमारे साथ में महिला भी जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत स्वागत है, मिश्रा, पूरा नाम मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे अवस्थी जी का। अवस्थी जी, राजीव जी आप बताइए कि दरअसल ये मामला क्या है। सर, ये मामला वहां से शुरू होता है कि 25 नवंबर 2011 को एक विज्ञापन मायावती जी की सरकार में निकाला गया। उसके बाद 7 दिसंबर 2012 को सपा सरकार में एक विज्ञापन निकाला गया। दोनों विज्ञापनों पे हमारे आवेदन पड़े। पहले विज्ञापन में 3 जिलों में केवल मतलब फॉर्म के पैसे पड़ने थे, और उसके बाद जो दूसरा विज्ञापन था उसमें हर जिले में 500 रुपए प्रति के हिसाब से विज्ञापन मतलब था, उसमें पैसे जमा करने थे। हम दोनों विज्ञापनों में वैलिड हुए, लेकिन एक विज्ञापन आज जो 7/12/12 का विज्ञापन था, जो कि आज तक न्यू ऐड का जो विज्ञापन था, आज तक उस पर भर्ती नहीं हुई। क्योंकि मामला यहाँ पर था कि एक भर्ती थी TT मेरिट पर, दूसरी भर्ती थी एकेडमिक मेरिट पर, जो कि एकेडमिक मेरिट भर्ती थी। इसमें सरकार कोर्ट चली गई और कोर्ट चले जाने के बाद वो भर्ती लटक गई। जबकि इसमें भाजपा सरकार जब नहीं थी सरकार में, तब हमारे धरने प्रदर्शन में आकर बैठती थी और हमसे वादा करती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस विज्ञापन को बहाल कराकर आपको हम भर्ती कराएंगे। लेकिन आज तक हम सिर्फ रोड पे ही घूम रहे हैं और इस विज्ञापन पर आज तक भर्ती नहीं हुई। चलिए सुनील जी, आप अध्यक्ष रहे हैं सारे एसोसिएशन के, लंबा संघर्ष किया आप लोगों ने, क्या है शॉर्ट में अपनी बात रखिए जी। सर, हमारे संघर्ष के लिए जैसा कि आपके अंकल बता ही चुके हैं कि क्यों संघर्ष कर रहे हैं हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए लखनऊ की धरती पर। क्यों करने पड़े आंदोलन? क्योंकि बीजेपी ने, जो नेताओं ने पहले वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम BED-TT वालों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने वो जब भूलने लगे तो उनको याद दिलाने के लिए हमें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। हम लोग सड़कों पे उतरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर एक हाई पावर, जिसको हाई पावर कमेटी का नाम दिया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी अध्यक्ष थे उस कमेटी के, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उस कमेटी में थे। और ये कहा गया कि आपके लिए ये बहुत हाई पावर कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी 30/7/2018 को बनाएगी, और आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और हम लोग बराबर इसके लिए मिलते रहे, उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन आज तक उसका निस्तारण नहीं किया है और आज तक हमको लटकाए हुए हैं और हम लोगों को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही सरकार द्वारा। प्रज्ञा मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? मैंने 7/12/12 के विज्ञापन में आवेदन किया था पूरे 75 जिलों में, लेकिन आज जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब ये हमारे साथ वादे किए जाते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको नियुक्ति देंगे। जब सत्ता में आ गए उसके बाद से अभी तक अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। मेरी गलती क्या है? मैंने पूरे 75 जिले में इतने पैसे लगा करके यहाँ तक कि अपने जेवर तक बेच दिए सिर्फ इस नियुक्ति में, इसी आस में कि जब ये होगा तो हमें नियुक्ति मिलेगी, हम अपने घर परिवार को सही कर सकेंगे। लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं किया गया। किस लिए नहीं किया गया? सिर्फ गलती हम जानना चाहते हैं, गलती क्या है, क्यों है? हमने इतना, मतलब आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से एक महिला पढ़ती है अपने घर परिवार को देख करके, बच्चे को सब करके, उसके बाद भी, और इसके बाद ये स्थिति हो रही है कि सिर्फ हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। कहाँ तक आश्वासन से हम अपने घर का चूल्हा जलाएं? किसके आश्वासन से घर का चूल्हा जलता है? ठीक है। मुकेश राजपूत जी, आपने सारे लोगों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? बसपा में ये वैकेंसी निकली थी,
सपा की 5 साल की सरकार निकल गई और अब आपकी सरकार है। चलिए मुकेश राजपूत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरेंद्र मलिक जी का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक जी, आपने सुना, चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन न्याय नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? और अन्याय डबल है। इन लोगों को तो रोजगार नहीं मिला जो ट्रेंड है, जिन्होंने टेक्निकल शिक्षा स्पेसिफिक एजुकेशन लिया टीचर्स ट्रेनिंग का, और उसके बाद अन्याय उन छात्रों के साथ भी है जिन्हें शिक्षक नहीं मिल पा रहे। वैकेंसी है और पात्रता में रिक्तिका और पात्रता दोनों है, उसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं मिल पाई तो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और लड़कों को, इन बच्चों को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, सड़क पर छोड़ दिया गया। और सवाल या निशान ये भी है, जैसा मैं तीनों इन छात्रों को सुन रहा था जो कैंडिडेट्स हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं और एक बहन भी थी, सबने आश्वासन दिया। जब अपोजिशन में थे, जो आज सत्तासीन है, उन्होंने आश्वासन दिया, उससे पहले सपा वालों ने आश्वासन दिया होगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ जाएगा और अगर नौजवान सड़क पर आएगा तो भारत का भविष्य सड़क पर खड़ा है। और इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, डबल बात है। जो पढ़ाने योग्य है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, और जो पढ़ने योग्य है उन्हें शिक्षक नहीं मिल पा रहा, और इन्हें बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया लड़ने के लिए। इससे गंभीर समस्या कुछ हो नहीं सकती। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि इसे राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठ करके उसे देख ले, और देख करके इसमें सीधा सीधा सबसे पहले इन्हें रोजगार दें। इन छात्रों पे नहीं, उन छात्रों पे भी उपकार होगा जो अभी बेचारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। आप उन्हें शिक्षक मुहैया करा पाएंगे, इन्हें रोजगार मुहैया करा पाएंगे। आपने अब तो संविदा पे लेने शुरू कर दिए, उसके अलावा पुरानी पेंशन पहले ही आप बहाल नहीं कर पाए, उसे बंद कर रखी है। आगे इनको रोजगार नहीं दे पा रहे। आखिर भारत का युवा जागा कहाँ? मैं मैनिफेस्टो को देखता हूँ, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात प्रत्येक साल थी, तो वो प्रत्येक वर्ष के 2 करोड़ में इन बच्चों को एडजस्ट कर ले तो काम हो जाएगा। अब ये हम नहीं समझ पा रहे कि इससे निकलेगा क्या, फायदा क्या हो रहा है सरकार को। बच्चों को नुकसान, दोनों तरह के बच्चों को, सरकार को क्या फायदा। हमारा तो अनुरोध है कि राजनीतिक चश्मे से अलग उठते कहीं से और इनको रोजगार दें। बहुत हो चुका। ठीक है, और इनको रोजगार दें। ठीक है, ठीक है। मुकेश राजपूत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है मुकेश राजपूत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम जब तक प्रज्ञा जी का रुक करें। प्रज्ञा जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि आपका 35 से 40 हज़ार रुपया लगा इसको फॉर्म को भरने में। सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने कहा था कि मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉर्म भरना है, तो आपने 75 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म क्यों भरा? सर, 2011 के विज्ञापन में 5 जिलों का था, लेकिन हमने सिर्फ 2012 के विज्ञापन में आवेदन किया है। उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। उसमें 75 के जिलों में आप उसकी फीस दे करके भर सकते थे। उसकी एक जिले की फीस 500 रुपये थी। 500 के साथ इंटरनेट का खर्चा, क्योंकि घर पर इतना नहीं है कि हमारे पास नेट लगाओ, हमको साइबर कैफे जाना पड़ता था। वहाँ प्रति घंटे के हिसाब से पैसा लिया जाता है, प्रति घंटे का, उसका आप जोड़ लीजिए, प्लस प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं। इस तरीके से 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने भरा हुआ है जी। और अगर आप उसको देखिए तो ये अब फीस वापसी की बात की जा रही है। हम उस फीस की वापसी लेके क्या करेंगे? क्या हमारे गए हुए साल हमें वापस मिल जाएंगे? क्या जो हमने खोया है वो हमें वापस दिया जा सकता है? उन सालों को लेके हम क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। पैसा हमसे वापस करने की बात की जा रही है। उस पैसे को हमको नहीं चाहिए। हमको हमारे बीते हुए साल दे दें। हमको नौकरी की आवश्यकता है, हमको नौकरी चाहिए। पैसे नहीं, आपको बीते हुए साल चाहिए। ये बता दीजिए, बिल्कुल 40 हज़ार रुपये आपका इसमें लगा और नौकरी नहीं मिली आपको, कितनी निराशा है आपको इस मामले को लेकर के? सर, निराशा, ये मेरे जैसे कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे। हम खुद इस बात के, मैंने अपने जेवर बेच के, मैंने अपने कंगल और मंगलसूत्र बेच करके ये फॉर्म भरे थे, सिर्फ इसलिए कि नौकरी लगेगी। वो सब चीज़ें तो दोबारा आ जाएंगी, लेकिन क्या जो हमने खोया है इन 8 सालों में वो चीज़ें वापस मिलेंगी? आज हमारे बच्चे, शायद हो सकता है सुनने में अटपटा लगे, हमने छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को नज़रअंदाज किया, बेटा आज नहीं बाद में लिवा देंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिर्फ इस आस में कि जब नौकरी मिलेगी ठीक है।
बहुत छोटा छोटा वो है, अगर आप थोड़ा सा भी वो देखें, लेकिन सिर्फ इसलिए, और उसके बाद जब हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, सिर्फ कहा जाता है और वैकेंसी है, उसके बाद भी सिर्फ तो समझ नहीं आता। उसके बाद भी अगर आप ये देखिए किसने नहीं कहा हमसे, और उसके बाद मेरे नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ हमको हमारी गलती बता दी जाए, किस गलती से हमको नहीं दिया जा रहा है, जबकि सारी चीजें अवेलेबल हैं, वैकेंसी है, हमारे पास योग्यता है, हम टेट पास हैं, बीएड किए हुए हैं, और अगर नहीं देने तो कम से कम ये बीएड और जो ये कराए जा रहे हैं, लगातार कॉलेजेस खुले हुए, उन कॉलेजेस को बंद करवाएं। लगातार बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, हर साल ऐसे बीएड कराया जा रहा है, बीटीसी कराया जा रहा है, डीएलएड कराया जा रहा है, सब क्यों कराया जा रहा है फिर, अगर नहीं कर सकते हैं तो? इस तरीके से खिलवाड़ क्या मायने हैं? मुकेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी आपको आवाज मिल रही है? मुकेश जी आपको आवाज मिल रही? तो ये बीएड-टीटी के अभ्यर्थी हैं। अखिलेश जी की सरकार, मायावती की सरकार में वैकेंसी निकली थी, उसमें नहीं हुआ। अखिलेश जी की सरकार 5 साल की निकल गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। और अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपके तमाम मंत्रियों ने, खुद योगी जी ने भी कहा था कि आप पर बहुत ही आपके लिए काम किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तक लेकिन कुछ नहीं हो पाया, 3.5 साल बीत गए सर आपकी सरकार के। देखिए विश्वकर्मा जी, माननीय योगी जी की सरकार ने माननीय उप मुख्यमंत्री और उनकी प्रमुख सचिव की, और बेसिक जो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक, डॉक्टर प्रभात कुमार जी, और इसके जो अपर मुख्य सचिव के रूप में नामित करके कहा कि आप और अन्य को भी साथ में ले सकते हैं, और एक कमेटी बना दी गई है जी। कमेटी उसमें काम कर रही है, और कमेटी काम करके जैसे ही रिपोर्ट देगी वैसे ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो कई तरह से इसमें जो पहले जो बसपा सरकार में जो हुआ था इसके लिए चुनाव, तो उसमें कई गड़बड़ियां थी, उन गड़बड़ियों के कई फर्जीफिकेशन भी आए। तो जब तक एक कमेटी पूरा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं देगी तब तक सरकार इसमें हाथ डाल लेना थोड़ा संभव नहीं लग रहा है जी। और इसकी रिपोर्ट आने के बाद में जरूर जो हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको नौकरियां जरूर मिलेंगी। मैं बता रहा हूं, इसमें योगी जी की सरकार बराबर निरंतर, आप एक बार दृष्टि डालें कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक आप देखें, उत्तर प्रदेश में 3 साल में योगी जी की सरकार ने आज तक 3,05,026 नौकरियां आज तक बच्चों को दे चुके हैं जी। और कितनी नौकरियां सपा सरकार में 5 साल में वो 2,05,000 ही नौकरियां दे पाए थे जी। बसपा सरकार ने भी 5 साल में मात्र 91,000 ही नौकरियां दी, जबकि माननीय योगी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक 3,05,026 नौकरियां दे दी, और लगभग 85,000 नौकरियां की जो भर्ती प्रक्रिया चालू है। दूसरा हम बताएं, लोक सेवा आयोग में भी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी उसे वापस लाने के लिए योगी जी की सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि एक बहुत ईमानदार अध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्त की गई बहुत अध्यक्ष जो इसके नहीं सर, ये सब ठीक है, नहीं सर ये सब ठीक है सर, मुकेश जी ये सब ठीक है, क्योंकि आपकी सरकार रोजगार दे रही है, आपकी सरकार युवाओं के लिए सोच रही है, इसीलिए ये सब बड़े आशान्वित हैं कि आप इनको भी रोजगार देंगे। सवाल ये है, 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, कमेटी रिपोर्ट कब सबमिट करेगी? अब इसके नहीं सकते क्योंकि इस प्रक्रिया में हम लोग है नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है, और आपने कहा है तो इसके बारे में भी अगली बार मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से, कमेटी से मिलूंगा, और इस संबंध में आगे भी कोई चर्चा होगी तो उसमें मैं बात पूरी रखूंगा आपके। ये आपने अच्छी ये आपने अच्छी बात कही कि आप सबके सामने रखेंगे। हम आपको बता दें, महेंद्र नाथ पांडे जी, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, योगी जी, इन सब ने वादा किया था कि हम आपको नियुक्ति देंगे। ये प्रमाण है इनके पास में, ये कैमरे पे दिखा भी रहे। तो अब जब जी बात मान सकता हूँ, कहा होगा कि हमारी सरकार आएगी, हम पारदर्शी ढंग से इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन इसीलिए कमेटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी इन सबके ही, और माननीय योगी जी ने इसीलिए कमेटी बनाई है, माननीय इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जी को उसमें हेड बना के इसीलिए बनाया कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो।
लेकिन अधिकारी जो कमेटी पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद जरूर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है तो उसके बाद जरूर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है तो बने रहिए हमारे साथ में। सुनील जी के पास से। सुनील जी, सवाल ये है कि ये एक सरकार की बात नहीं है, बसपा में ये शुरू हुआ था, बसपा की सरकार चलेगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के काम जो होते हैं सिर्फ अपने आप सत्ता में आने के लिए करते हैं? क्योंकि बसपा के बाद में समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, पूरी 5 साल की सरकार निकल गई, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो 3 सरकारें हम लोगों ने देखी, मैं निष्पक्षता के साथ कहना चाहता हूं कि तीनों सरकारों में रोजगार के मुद्दे पे घुमाया गया है, हम लोगों को घुमाया गया है, बराबर घुमाया जाता रहा है। हमारे मुद्दे पे तो इतना पाक साफ मुद्दा है हमारा कि लोग कहते हैं कि अभ्यर्थी कोर्ट चला जाता है। हमारे मुद्दे पे सरकार कोर्ट गई। नया जो 7/12/12 विज्ञापन है इसको बचाने के लिए हम कोर्ट नहीं गए, सरकार कोर्ट गई और 5 साल मामला कोर्ट में रहा। 25 जुलाई 2017 को आदेश आता है और तब तक सरकार अखिलेश जी की बदल के माननीय योगी जी की बन जाती है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि नवंबर 2011 में वैकेंसी निकाली जाती है, जबकि उनको पता रहता कि दिसंबर में और जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं। क्या बसपा की सरकार में इसीलिए ये नौकरी निकाली गई थी जिससे कि आप लोग दोबारा से सत्ता में लाएं और आपको ख्वाब दिखाया गया था? बिल्कुल, ये ख्वाब ही है सर। हम लोगों को, बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश में सारे राजनीतिक दल ख्वाब ही दिखाते हैं और ख्वाब दिखाते चले आ रहे हैं। लास्ट में वैकेंसी निकाली, जबकि पात्र संख्या हम लोग जो पहले टेट अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश के, जो स्टेट परीक्षा को पास किया वो पहले अभ्यर्थी हम लोग हैं। और उस समय वैकेंसी थी 3.5 लाख और वैकेंसी 3.5 लाख होने के बावजूद पद निकाले मायावती जी ने मात्र 72,825, जबकि हम सारे लोग समझ रहे थे कि हम सारे लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, इतने बेसिक शिक्षा में पद खाली है और माननीय मायावती जी पूरी वैकेंसी निकाल के सीधे काउंसलिंग करा देंगी और सारे लोगों की भर्ती हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि सरकार कोर्ट गई 2012 विज्ञापन को लेके और 25 जुलाई 2017 को आदेश आया, योगी सरकार आ गई और माननीय योगी जी ने बहुत आश्वासन दिए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों को उन्होंने पूरा नहीं किया। लिबर्टी मिलने के बाद कोर्ट ने लिबर्टी दी। क्या लगता है कि एक के बाद एक सरकार आपसे दावे करती है और वादे करती है? बसपा की सरकार होती है तो सपा दावा करती है, सपा की सरकार होती है तो भाजपा दावा करती है, भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेस दावा करती है, और ये दावे और वादे यूं ही खोखले होते जाते हैं। सर, ये बिल्कुल सही बात है। मैं निष्पक्षता से आपसे बराबर ये कह रहा हूं कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारे राजनीतिक दल, जैसे अभी अब सपा का किस्सा बता दें आपको, सिर्फ उनके बड़े बड़े नेता प्रवक्ता सिर्फ शिक्षा मित्रों की बात उठाते हैं। उनको 1 लाख शिक्षा मित्र जो बचे हुए हैं वो दिखाई देते हैं, 10 लाख बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी नहीं दिखाई देते उनको। वो उनके सारे नेता जो है सिर्फ शिक्षा मित्रों की बात उठाया करते हैं और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, जिसका और कोई मायने नहीं है सर। राजीव अवस्थी जी, आप मुझे ये समझा दीजिए कि वैकेंसी है नहीं, सरकार कैसे आप लोगों को समायोजित करे? सब वैकेंसी है, आज भी सब वैकेंसी है। 4,26,000 वैकेंसी आज भी सर का नाम पद खाली पड़े हुए हैं सरकार के पास। लेकिन और सर, ये जो मुकेश राजपूत जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये आप हमको बताइए कि आपने कितनी वैकेंसी भर दिया? 1,32,000 शिक्षा मित्रों से जो पद खाली हुए थे वो आपने 68,000 और 69,000 के उसमें आपने भर्ती किया है। बताइए, शिक्षक में आपने कहां पर कोई नई भर्ती करती है? आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने भर्ती किया, 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 3.5 लाख हमें आप दिखाइए कहां पर आपने केवल जो 1,32,000 शिक्षा मित्रों से जो पद खाली हुए थे उनको आपने 68,000 नहीं राजीव जी, उसमें भर्ती हुई है क्योंकि यूपीएससी से और जो अपना यूपी SSSC है उत्तर प्रदेश का, उसमें वैकेंसी निकली और उसमें भर्ती हुई है। हम तो अपने विभाग को देखेंगे ना सर। हाँ, आप अपने विभाग की बात करें, यानी शिक्षा विभाग में भर्ती की बात करें। ठीक है, आप मुझे समझा दीजिए कि इतना भार पड़ता है, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर इतना भार पड़ जाता है इसका वेतन को लेकर के कि बाकी चीजें अधूरी रह जाती हैं। सर, जब 11 में विज्ञापन निकाला गया था तब भी तो सर 3.5 लाख पद खाली थे, तब सरकार के पास था, तो फिर चुनाव के समय उन्होंने निकाला। अखिलेश जी ने 7 दिसंबर को 2012 को जो विज्ञापन निकाला उसमें भी सर सर शिक्षकों पे भार क्यों लगते हैं? ये मैं जानना चाहता हूं सर कि भाजपा से भी और सपा से भी और जो जितने भी राजनीतिक दल हैं। अच्छा, दूसरी चीज सर, ये भी मैं, किसी भी विपक्ष ने आज तक हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई? जी,
क्या नहीं, सर हमारे कांटे लगे हुए हैं? नहीं, शिक्षा विपक्ष- मित्र की आप बात उठाते हैं और मुद्दों पे बात उठाते हैं, हमारी बात क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक। आज हमारा 8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में आज भी अवेलेबल हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सरकार को लिबर्टी भी दी है। माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी ने हमें आश्वासन दिया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने संसद में कहा था जब सपा की गवर्नमेंट थी कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। तो सर आज मैं पूछता हूं कि आज सैया भी कोतवाल हैं, तो आप फिर किस बात का डर है? न्यू एक्ट को हमारे बहाल कराइए और हमारी भर्ती कीजिए। ठीक है, किस बात का डर है? क्योंकि सैया तो खुद ही कोतवाल हो गए हैं और ऐसे में रोजगार दिया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं कि एक कमेटी बनी हुई है, हाई लेवल कमेटी बनी हुई है और उस हाई लेवल कमेटी का जब निर्णय आएगा तो फटाफट उसमें भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो क्या ये समझा जाए कि 2020 चल रहा है, 2021 में जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को रोजगार देगी? क्योंकि अगर रोजगार नहीं दिया तो जिस तरह से बसपा की सरकार चली गई, जिस तरह से सपा की सरकार पदच्युत हो गई है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक साहब का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक साहब, ये क्या होता है कि कोई भी सरकार बनाने के लिए, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जीतने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन ये दावे और वादे खोखले हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो लोग वादे का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं।
तो क्या लगता है कि ये सारी पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है जिन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया? मेरे पास ना हो, परंतु लापरवाही की है और वादा खिलाफी की है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जहां तक अभी मैं मुकेश राजपूत जी को सुन रहा था, माननीय सांसद जी को, 3 साल से 3.5 साल सरकार बने होगी, आपने हाई पावर कमेटी बना दी, वैकेंसी निकली, एप्लीकेंट आपके पास आ चुके हैं, हाई पावर कमेटी को कौन सी जांच करनी है? वो जांच रिपोर्ट देंगे ये 12 में, जब चुनाव होंगे उससे पहला आएंगे, फिर ये नियुक्ति पत्र जैसे अब बांटे इन्होंने कुछ लोगों के, इनके मान्य मंत्री लोग वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसका राजनीतिकरण करेंगे। देखिए सच्चाई यह है कि लोक लाज से चलता है। अगर लोक लाज है तो लोकराज चलेगा, और लोक लाज से मतलब है कि जो हमने वादा किया उसे हम पूरा करें। हमने सब दलों को इसमें न कहो, हमारी सरकार ने पहले पार्टी ने घोषणा की थी किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो सीधा 77.5 लाख करोड़ 1000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे किसानों। आपने जो घोषणा की है उसको अनुपालित करना चाहिए, उसका अनुपालन होना चाहिए। आप भी पिछले 30 साल से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जी हम रहे तो जैसा बिहार में हमने घोषणा करवाई तेजस्वी से कि जो वैकेंसी है बैठते फुलफिल की जाएंगी, हम पुरानी पेंशन ही बहाल करेंगे। जहां तक ये खर्चों की बात बता रहे, आज सरकार खर्चा क्या कर रही है? आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, बिजली के रेट बढ़ा दिए, सब्सिडी खत्म होगी। आप जो सड़कें बना रहे हैं, पहले सड़कें बना करती थी 85 वाले रेजिम में अम्मार रिजवी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, एक सड़क पर टोल लगाने का प्रस्ताव ले आए थे। इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हो गया था टोल पे। आज सारी टोल रोड है। आप बना क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं आपने स्कूल, आपकी बिल्डिंगें पूरी बन नहीं पा रही और सड़कों पर टोल लगा है, आप सेस भी ले रहे हैं, आपने एक्साइज भी बढ़ाई है। आप मतलब मेरा कहने का है टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, और उसके बाद सबसे बेसिक चीज है एजुकेशन। नहीं, ये बात ठीक है कि इधर टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, लेकिन सवाल ये है, नहीं हरेंद्र मलिक साहब सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, आपने बिहार में तो पूरा मजमा लूट लिया ये कह के कि हम 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट की मीटिंग में रोजगार देंगे, लेकिन वहां पर विपक्ष सवाल ये खड़ा कि इतना पैसा आप लाएंगे कहां से, क्योंकि 2 लाख करोड़ का बजट है और 50 जी की थी विपक्ष ने उस दिन भी इसी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया था पैसा कहां से आएगा। आज मनरेगा ठीक चल रही है, जिस दिन फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे उस दिन भी इन्होंने यही कहा था, और मैं फिर कह रहा हूं जिस दिन किसानों का कर्जा माफ किया था उस दिन भी इन्होंने यही कहा था। हमने जो बिहार में कहा है उसे करके दिखाओगे, पैसे का सभी समाधान वही होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर विश्वास दिलाते हैं कि आप सबको रोजगार देंगे और कल आप मुकर जाएंगे तो ये तो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे ना। मैंने इलाज किया, सपा का क्या भाजपा करेंगे, पूर्व में हमारा कर चुके हैं। जनता जनार्दन है, देखिए जो जनता को धोखा देगा जनता बैलेट के जरिए उसका हिसाब बराबर करेगी। और मैं तो ये वादा कर रहा हूं कि जहां वैकेंसी होंगी सरकारी वैकेंसी, मैंने ये नहीं कहा सबको रोजगार देंगे, सभी वैकेंसीज को पूरा करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, बिजली के दर हाफ करेंगे। ठीक है सर, आप ठीक है। मलिक साहब, प्रज्ञा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। जी प्रज्ञा जी। सर, जैसे मलिक जी ने अभी कहा कि हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम कैसे विश्वास करें? ना हमको इतनी सरकारें आई, ना सपा पे ना बसपा, सबने हमसे कहा। भाजपा का तो सीधे वो कह रहे हैं कि वो आप पर एतबार कैसे करें, क्योंकि ना तो बसपा ने वादा निभाया ना सपा ने वादा निभाया, और भाजपा की 3.5 साल की सरकार हो गई, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं कि हमने किससे क्या कहा था, इसलिए जी खिलाफी की क्या सजा होती है, हम सजा भुगत रहे हैं जी। अब सजा भुगत के हमारी अकल आ गई हमको, हम निश्चित रूप से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि दोबारा सजा के पात्र हो। जी ठीक है, तो हम लोग पात्र हो। जी ठीक है। मुकेश राजपूत जी के पास। जी हरेंद्र जी, ठीक है। मुकेश राजपूत जी, हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं, वो चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हमको जिताइए, हम बिहार की तरह से यहाँ जितनी वैकेंसी खाली है सारी वैकेंसी भर देंगे,
विश्वकर्मा जी, हरेक जी को ये याद आना चाहिए, इन्होंने राजस्थान में भी घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और नौकरियां दे देंगे, हर नौजवान को नौकरियां दे देंगे, सड़कें बना देंगे। इन्होंने मध्य प्रदेश की भी की थी। इन्होंने हर जगह जहां इनकी सरकार अभी बनी है तो मैंने देखा वहां कोई घोषणा की, आप राजस्थान चले जाइएगा, कितना किसानों का कर्ज माफ कर दिया था इन्होंने, वहां आप चले जाए कितने नौजवानों को नौकरियां दे दी। हरेन जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस ने कभी भी जो कहा सो किया हो, कभी भी कांग्रेस यदि ऐसा कहा होता किया होता तो आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान पर हसिया पे है, तो आज हसिया पर नहीं पहुंची होती। तो इसलिए हमारे हनन जी को ये सोचना चाहिए कि वो वक्त है जो हम कर सके। दूसरा, जो भी नौजवानों को मुकेश जी, हरेन मलिक साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आपको सुन लीजिए, आएंगे सुन लीजिए, आपके बताएंगे जी। प्रदेश में जी आप अपनी बात जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए मुकेश जी। बनी उसमें भी आप देख लीजिएगा, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो, चाहे विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से 1,25,000 नौकरियां मिली हो, उसमें बीटीसी जितने भी थे उन सबको 1 नौकरियां दे दी। समूह गांव के माध्यम से 72,000 नौकरियां दे दी। आज योगी के 5 साल में सपा की बसपा की सरकार ने जितनी नौकरियां नहीं दे पाए, उससे हम लोगों ने 3 साल में लगभग हम 3,526 नौकरियां दे चुके और 85,000 नौकरियों की प्रक्रिया चालू हमारे यहाँ। और हम लोगों ने प्रक्रिया इतनी पारदर्शी की कि आज भी लोग नहीं। मुकेश जी, मैं आपसे दोबारा वही बात कहूंगा, आप चूंकि नौकरियां दे रहे हैं इसीलिए लोगों को उम्मीद है, इसीलिए ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनको भी नौकरियां दीजिए। ओवर एज हो गए ये लोग बेचारे, अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? पहले बताया, फिर मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें जो कि मेरे सामने जो चीजें रखी हुई हैं, कुछ उसमें कई गड़बड़ियां थी, कुछ लड़कों के तो कुछ बच्चों को तो ऐसे ही करके नंबर बढ़ा दिए गए, किसी के तो कोई ऐसे ही सब कुछ किया गया था। तो इस वजह से हम लोग कह नहीं सकते, उसमें कई गड़बड़ियां हैं जो खुद मालूम है, लेकिन उस समय जो सरकार ने किया है उसमें हम लोग फिर भी कमेटी बना के कितना ठीक हो, दोषी सब बच्चे नहीं हो सकते हैं, सब लोगों ने गलती नहीं की होगी, कुछ गड़बड़ियां की है उस समय प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे हमारी सरकार वहां पर रही हो, दोषी रही हो, लेकिन अब कहीं कोई गड़बड़ी है उसे ठीक करने के लिए एक कमेटी के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकल के आए उसमें हमारी सरकार तीव्रता के साथ में कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई कर रही है जी। बात करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि तक उसका रिजल्ट ले आएंगे, जो भी संभव होगा निश्चित रहे, जो भी संभव होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय योगी जी की सरकार को जरूर होगा, होगा। ठीक है, इसमें बच्चों को भविष्य का ध्यान रखना हमारा चिंता जी। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, आप आपका वादा सुन रहे हैं, यहाँ पर सारे पूरे प्रदेश के जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो सुन रहे हैं। हरेंद्र मलिक जी, आपने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, आपकी पुरानी पार्टी आपको विश्वास करना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने वादा खिलाफी की इसीलिए केंद्र से आपकी सरकार चली गई। जी मैं 2-3 मिनट 1 सेकंड में अपनी बात कर जी। नहीं हरेंद्र जी, जब आप जीते थे 10 साल तक लगातार सरकार बनाई थी तब ईवीएम की बेईमानी नहीं हुई थी। हम ईवीएम पर बात नहीं कर रहे सर, ईवीएम पर बहुत बहस हो चुकी है राष्ट्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक जी, इस पर बहस नहीं करूंगा ना। आज हमारा मुद्दा है बीएड और टीटीई वालों को रोजगार मिलना चाहिए, बात इसी पर होगी, इसके इधर कोई बात नहीं होगी जी। किसी ने पूछा उसका जवाब तो दूंगा ना। आपने कहा कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा माफ किया, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैठते ही पहले ये भी वहां बता, और कितना रोजगार दिया जरा ये भी वहां बता दीजिए। मैं वो बता रहा हूँ ना जी। मध्य प्रदेश के किसानों का माफ किया गया। आज भी हमारे यहाँ बिजली का रेट कम था और आज भी हमारे यहाँ तो आपके टाइम में हुआ था, शिवराज सिंह जी के टाइम में हमारे यहाँ के लोग भी गए थे। दूसरी स्थिति यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मनरेगा घोषणा की तो मनरेगा लागू की,
हमने किसान के कर्जे के माफी की घोषणा की तो पूरे देश के किसान के कर्जा माफ किया। हमने रोजगार गारंटी किसान के कर्जा माफ किया। नहीं रोजगार गारंटी योजना लाई तो वो तब भी यही थे, पैसे कहाँ? आ रहा हूं आप लोग पर। ना सुन लीजिए मलिक साहब, एक सवाल सुनिए ना। आप राइट टू एजुकेशन लाए, अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। राइट टू फूड लाए, आपकी सरकार में ही पूरा नहीं हो पाया था। इंफॉर्मेशन लाए, बाद में उसमें कटौती हो गई। मैं अपने अधिकारों की बात करना राजीव अवस्थी जी को सवाल पूछ रहे हैं आपसे मनरेगा और उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात जी। राजीव अवस्थी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मलिक साहब, राजीव जी अपने सवाल पूछिए। जी राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजपूत जी आप कुछ कह लीजिए। जी हमारे हरेन जी कह रहे हैं कि हम मनरेगा लाए, आप मनरेगा लाए, उस समय की मनरेगा देख लीजिए। अब मोदी माफ करिएगा, सर माफ करिएगा, हम इस बार मनरेगा पर बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। और दूसरे आप जी सबके पास आऊंगा आपका जवाब दे दीजिए सर। आ रहा हूं, आप सबके पास आऊंगा आपका। सर इस बात का जवाब दे दिया आपने, कहा हाई पावर कमेटी बना दी गई है। बहुत अच्छी कमेटी बनाई गई थी, मैं खुद एसेस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। इतनी शानदार कमेटी, इसमें जो प्रमुख सचिव न्याय है वो अध्यक्ष बनाए गए, जिससे कि कोर्ट में मामले को सुलझाया जा सके। प्रमुख सचिव गृह सदस्य बनाए गए और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उनको भी इसमें शामिल किया गया। नियत अच्छी थी लेकिन बरकत नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल बरकत भी होगी, जब नियत अच्छी है तो बरकत भी होगी, जल्दी सफलता मिलेगी। मुकेश सर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप बरकत की बात कर रहे हैं। ये न्याय कमेटी कब बनाने के लिए कहा गया? जब हम धरने पे बैठे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए। उसके बाद जब आपको आपकी अपनी किरकिरी होती दिखी, तब आपने क्या नाम है कमेटी बनाया, और कमेटी बनाए हुए भी सर इतना समय हो गया। ये बताइए सर, हम 9 साल से बेरोजगार हैं सर। हम ओवर एज की कंडीशन में पहुंच गए, भूखमरी की कंडीशन में पहुंच गए, हमारे बहुत से साथियों ने आत्महत्याएं कर ली। सर इनका जवाब कौन देगा? भाई मुकेश जी बताइए, तमाम अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर लिया, भुखमरी की कगार पर हैं ये लोग। मुकेश सर से मैं कहना चाहता हूं कि 30/7/2018 को ये कमेटी बनाई गई थी, लगभग 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। अरे मलिक साहब आपके पास आऊंगा। जितने उद्घाटन पिछली सरकारों के सब कर डाले गए, सारी परियोजनाएं शुरू हैं, सिर्फ बेरोजगारों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते। प्रज्ञा जी आपके पास भी आऊंगा। जी मुकेश जी। जी सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जब हाई कमेटी बनी हुई है उस पर आप विश्वास रखिए, और वो काम कर रही है। अब सर 1.5 साल हो गए कमेटी, सर 1.5 साल हो गए कमेटी बने हुए। नहीं मुकेश सर, नहीं मुकेश सर, मुकेश जी 1.5 साल हो गए कमेटी बने हुए। 18 में बनी थी कमेटी। बैठे हुए जो भाई सवाल पूछ रहे हैं हमारे यहाँ बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं कि 1.5 साल हो गए कमेटी बने हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कब होगा? और पहलुओं पर जांच करने का जितना सही होगा करेंगे। ये नहीं ये ओवर एज हो रहे हैं तो उसको विचार हो रहा है कमेटी में, ओवर एज हो रहे हैं उस पर नहीं विचार हो रहा। ये जरूर है कि बसपा गवर्नमेंट ने या कुछ गलती की है, वो कामयाबी हम लोग कैसे उसका बढ़ सकते हैं। अब गलती जो प्रक्रिया जो है, जो प्रक्रिया थी, चयन प्रक्रिया दूषित है, उसे कैसे ठीक किया जाए, वो चिंतन की कमेटी कर रही है। ठीक है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सब सुन लीजिए। एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। एक तरफ हमारे लिए कमेटी बनाई जाती है 1.5 साल पहले, और दूसरी तरफ सरकार कुछ दिनों बाद हमारी फीस वापसी की घोषणा कर देती है, विज्ञप्ति जारी कर देती है। तो हम लोगों को हमारा दर्द समझने की कोशिश करिए। एक तरफ हमारे लिए कमेटी बनाई गई है, वो अभी तक अपना वो नहीं दे पाई है। उसके पहले ही सरकार ने फीस वापसी की घोषणा कर दी कि हम इस विज्ञापन की फीस वापस करते हैं। तो आप बताइए सर कि ये दोहरी नीति क्यों? इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा, और निश्चित रूप से ये सरकार के खिलाफ हमें जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा कि आप हमारी 8 साल बाद फीस वापसी क्यों कर रहे हैं? हमें नौकरी चाहिए थी, फीस वापस नहीं चाहिए थी। सर ये बड़ा मुद्दा है। 90 करोड़ रुपया 290 करोड़ रुपया फीस के रूप में सरकार के पास जमा है,
और कह रहे हैं कि हमको फीस वापसी नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। मुकेश जी जवाब ले लें। जी मुकेश जी। सर सही। मुकेश जी जवाब ले लें। जी मुकेश जी। जी जो पैसा जमा है वो पैसा देखिए जो कमेटी निर्णय लेगी। अब आपको नौकरी चाहिए, नौकरी प्रक्रिया आप भी पूरे पढ़ के देख लीजिए विश्वकर्मा जी, इन सब लोगों ने तो पढ़ा होगा। इसमें मेरे सामने जो रिपोर्ट रखी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, टीईटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें 22 नवंबर 2015 को फर्जीवाड़े की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने कहा गया था 2011 में टीईटी की परीक्षा को पास ही नहीं किया, उन्हें भी पास कर दिया गया। ये भी आरोप था कि ऐसे लोग भी अरे सर, तो आपने जो कमेटी बनाई है ना उसमें स्क्रीन करके जो गलत इसमें चयनित हुए हैं उनको बाहर करिए। बाकी लोगों का कोई अपराध नहीं है ना जी, बाकी लोगों को तो नौकरी दीजिए। आ रहा हूँ प्रज्ञा जी आपके पास। जी जी। अरे सर, आपके पास इतना बड़ा सरकारी अमला है, इतने बड़े बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो तो आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर चाहें तो। उनके भी कहीं ना बच्चेदार, कहीं ना कोई रिश्तेदार, कोई जरूर कोई सबकी चिंता है, लेकिन कोई भी अपनी कलम फंसा के या कहीं किसी तरह से नहीं कर सकता है। सर इसमें कलम फंसाने की क्या जरूरत है या हाई कोर्ट जो लोग करने की क्या जरूरत है भाई? जो लोग इसमें फिट नहीं है, जो अनफिट लोग इसमें आ गए उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, बाकी लोगों को नौकरी दीजिए। क्या कुछ थोड़े से अनफिट लोगों की वजह से सारे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ी रहेगी? सर आपको लिबर्टी नहीं, कोर्ट ने सर आपको लिबर्टी दे रखी है। सर कोर्ट ने लिबर्टी दे रखी है कि आप नियुक्ति कर सकते हैं। बेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, सरकार नहीं कर सकती। तो रिपोर्ट मंगवाइए ना सर, रिपोर्ट मंगवाइए। ठीक है सर। जी जी, आरोप रखिए जी। ठीक है सर, ये आपकी अच्छी बात है। प्रज्ञा मिश्रा जी, प्रज्ञा मिश्रा कुछ कहना चाह रही सर, सुन लेते हैं प्रज्ञा जी। लेकिन कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं, मुकेश जी ने साफ कह दिया कि आप लोग जो ओवर एज होने की बात कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब नौकरी दी जाएगी तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ये जो कमेटी बनी है वो उसमें कंसीडर करेगी। जी सर, मेरा प्रश्न सीधे सीधे राजपूत जी से ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उसमें त्रुटियां हुई है, उसमें गलती हुई, तो जिसकी गलती हुई आप उसको सजा दीजिए ना। अधिकारी गलती करे, अभ्यर्थी सजा भुगते, कोई पेपर लीक हो उसकी सजा हम भुगते हैं, ये कौन सा है? जिसने गलती की उसको दीजिए। और रही बात कमेटी की, तो कमेटी इनके पास है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? क्या हम लेने जाएंगे? किससे लेनी है? क्या करना है? ये आप लोग जानिए कहाँ से लाना है। और इस कमेटी की रिपोर्ट के चक्कर में इतने साथी हमारे असमय काल के ग्रास बन गए। अब क्या इंतजार किया जा रहा है कि हम भी ऊपर चले जाएं? जी। अब इस लोक में न्याय नहीं मिलना, अगले उसमें जाकर के न्याय मांगे। नहीं, और बार बार यही कहा जाना कि गलती हुई है, गलती हुई, तो गलती का कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसको सजा दीजिए। मैंने मुकेश जी से पूछा और हम क्यों उसकी सजा भुगते? जी बिल्कुल मुकेश जी, यही बात प्रज्ञा मिश्रा जी कह रही है कि अगर कुछ लोगों ने गलती की है तो सजा इन लोगों को क्यों मिल रही है? भाई जिन्होंने गलती की उनको निकाल बाहर कीजिए, बाकी लोगों को नौकरी दीजिए। मुकेश सर से एक सवाल मेरा है। आ रहा हूँ, आपकी बात होगी। जी तो जो मैंने आपको बता दिया है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई बात उसमें कही जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो सरकार में रहे और उन्होंने इनको नियुक्ति नहीं दी, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्ता से चले गए, सत्ता से बाहर हो गए, सत्ता से चले गए, सत्ता से बाहर हो गए, और बड़ी उम्मीद से इन लोगों ने आपको वोट दिया था। 312 विधायक दिए हैं, जितना उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कभी नहीं पा पाई। ये सब इन्हीं लोगों की मेहनत का वो है। जी बच्चों को नौकरी मिली है, जो लोग इसमें पास हुए ईमानदारी से योग व्यक्ति हैं, जिनकी योग्यता है, जिनके पास अनुभव है, उन्हें सबको नौकरी मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए, वो कमेटी जांच कर रही है, वो कमेटी ठीक है। जिनके पास क्वालिफिकेशन अपनी है, जिनके पास अनुभव है, क्वालिफिकेशन का सबको जॉब मिलेगा। ठीक है हरेंद्र मलिक जी,
आपने बड़ी होशियारी से कह दिया कि हम नौकरी देंगे और ये हमारा दावा है, वो हमारा वादा है, जैसे हमने बिहार में किया है। आप क्या इसको अपने घोषणा पत्र में रखेंगे कि हम अगर सरकार में आए तो सबसे पहले नौकरी देंगे? और जहां तक अभी बात आपने की है, मैं इसी के मुतालिक बात करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा किसी इशू पर। ये जो समिति, जांच समिति बनी है, जो हाई पावर कमेटी काम के लिए बनी है, क्या जो लोग एंटाइटल थे उन्होंने अप्लाई किया? अगर किस लोगों ने गलत नंबरिंग किसी की कर दी तो कितने लोगों को इन्होंने चार्जशीट किया? हमारे पास सिस्टम है। अगर ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चाहे तो बीएसए को कह सकते हैं कि आप 15 दिन में रिपोर्ट भेजें, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि आप 15 दिन में रिपोर्ट भेजें, सीडीओ कह सकते हैं। ये पूरा सिस्टम सरकार के पास है। जहां लड़के आत्महत्या कर रहे हो, सड़क पर लाठियों से पिट रहे हो, मुकदमे झेल रहे हो, मुझे आंसू आई इस मिश्रा बहन की बात सुन करके कि इसने अपने फार्म भरने में अपने जेवर बेच दिए। और अगर मैं हिसाब लगाने लगूं, उस दिन सोने का भाव 5,000 रुपए था, आज सोने का भाव 50,000 रुपए है। इस बेचारी का क्या कसूर है? वो बता रही थी, कितनी मासूमियत से बता रही थी कि मैं बच्चों को अपने वो सामान भी दिला पाई, भाई बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। एक सीधा सा ये लटकाने की। नहीं, हमें एक चीज और बता दीजिए हरेंद्र मलिक साहब, हमें एक चीज और बता दीजिए। ये पार्टियां, जैसे आप इस समय दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि हम अपने घोषणा पत्र में भी इसको रखेंगे, लेकिन अगर आपने उस घोषणा पत्र का पालन नहीं किया तो ये बच्चे तो फिर से सड़क पर रहेंगे, आपका तो कुछ कर पाएंगे नहीं, आपकी तो सरकार बन जाएगी। वो जानता है घर किस प्रकार बनता है। हम ये पार्टी मुल्क की आजादी की पार्टी है और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अगर आप भारत के भविष्य के साथ राजनीति करोगे तो देश के साथ राजनीति करोगे। ये इस देश का भविष्य है बच्चे। और मैंने फिर कहा, देखो नौकरी की दो बात होती है, रिक्तिका और पात्रता। पात्रता भी है, रिक्तिका भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? जहां तक ये समिति की बात है, वैकेंसी भी है और अभ्यर्थी भी है, लेकिन बात यह है कि भरी नहीं जा रही। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। जी हरीश मलिक साहब, समय समाप्त हो गया है, बहुत कम समय बचा, आपके पास आएंगे। एक एक कमेंट आप लोगों से फाइनल कमेंट लेंगे। प्रज्ञा मिश्रा जी, आपसे शुरू करेंगे, आपका फाइनल कमेंट। वो मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं कमेटी बनी है, रिपोर्ट आएगी, आपको नौकरी मिलेगी। हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं ये नौकरी नहीं देंगे, हम घोषणा पत्र में रखेंगे, हम आपको नौकरी देंगे। सर, हम किसी के भी कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमें लिखित चीजें नहीं मिलेंगी। सबने बोला, सब आए, सब चले गए, किसी ने अभी तक अपनी किसी भी बात पर टिके नहीं रहे। इसलिए हम इस तरीके झूठे आश्वासनों को और मुंह चीजों को नहीं मानेंगे जब तक हमें लिखित नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, राजपूत जी जो आप कैसे चाहते हो, करें हम अपने घोषणा पत्र? जी सर, दे, हम मानते हैं ना, लिख करके दे तब हम मानेंगे। ठीक है। दूसरा, जैसे राजपूत जी बार बार कह रहे हैं कि कमेटी रिपोर्ट। सर, हम शिक्षक हैं, प्रकृति और प्रलय दोनों हमारी गोद में पलती है। सत्ता में अगर सत्ता की कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो वहां से हटाने का भी वो रखते हैं। ठीक है। अगर हम सुनील जी, मैं मुकेश राजपूत जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि 1.5 साल कमेटी बने हुआ सर, और 1.5 साल ही सरकार को अब रह गया है, तो मैं इतना सा छोटा सा सिंपल सा सवाल करता हूं कि 500 अभ्यर्थी, कम से कम 500 से 600 अभ्यर्थी हर विधानसभा में हमारा मौजूद है, और सारा दुखी है। हम लोग ना किसी चीज को नहीं मानते, सिर्फ रोजगार है इस चीज को मानते हैं। और ये गली गली लेके पोस्टर हम भाजपा के खिलाफ घूमेंगे, तो आप सोचिए कि कैसे आप जवाब दे पाइएगा। आपकी भी लोकसभा में आएंगे, वहां भी हम लोगों को दिखाएंगे कि ये जो है इन्होंने वादे किए थे, आपके सारे नेताओं के फोटोज हैं हम लोगों के साथ में, और आपने वादे किए थे, तो हम घूमेंगे तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, ये आप सोच के रखिएगा, क्योंकि 1.5 साल ही बचा है अब, और हम लोगों का ओवर एज हो चुके हैं। हम लोगों का हित सिर्फ 7-12 विज्ञापन से ही हो सकता है। ठीक है, राजीव अवस्थी जी, आपका फाइनल कमेंट। सर, मैं अब ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी हमारी बात सुन रहे हो, यदि वो अपने मैनिफेस्टो में हमें शामिल करना चाहते हैं, हमारे मुद्दे को उठाते हैं, जो भी पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हमारे नियुक्ति दिलाएगी, हम उसके कार्यकर्ता बनकर उसके लिए काम करेंगे, उसको वोट देंगे, उसको हम जितवाएंगे। अरे भाई, आप शिक्षक बनेंगे, आप कार्यकर्ता क्यों बनेंगे? मामला तो ये है ना, आपको तो शिक्षक की नौकरी चाहिए। सर, जब शिक्षक बनेंगे ना तब तो सर शिक्षक बनेंगे। अभी तो जिस हिसाब से ये सर हमको सड़कों में, तो फिर जाहिर सी बात है सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना सर, सड़क नापने के अलावा। बिल्कुल। तो मैं माननीय मुकेश जी से निवेदन करना चाहूंगा, सर
बहुत समय बीत चुका है, हमारे बहुत से लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, बहुत लोग भुखमरी की कगार में हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार हमारे भी परिवार को देखें, हमारी भी निवेदन को सुने सर। बहुत शुक्रिया। और सर आखिरी में मैं के न्यूज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बेरोजगारों की आवाज अपने चैनल के द्वारा उठाई। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों का दर्द है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको नौकरी दीजिए। ये प्रदेश का और देश का भविष्य है, क्योंकि अगर इनको नौकरी मिलेगी तो प्रदेश तरक्की करेगा, और प्रदेश तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। क्योंकि जिस देश में युवाओं को नौकरी मिलती है, जिस देश में युवा बेरोजगार नहीं रहते हैं, वो देश अपने आप तरक्की कर जाता है। और ये हम यकीन से कह सकते हैं, अगर युवाओं को रोजगार मिला तो ये युवा हमारे देश को विकासशील देश से निकाल करके विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।